Bollywood Platinum Screen presenting Narnia Part 2. The Chronicles of Narnia, Prince Caspian. एडमंड, लूसी, पीटर, सुजैन इन्हें नार्निया छोड़े 1 साल हो चुका है और अब ये इंग्लैंड में एक आम जिंदगी जीते हैं। हालांकि यहाँ इन्हें 1 साल हुआ है पर नार्निया में 1300 साल बीत चुके हैं और नार्निया को टेलमरीन राज्य के लोगों ने तबाह करके लूट लिया है। वहीं टेलमरीन राज्य में प्रिंस कैस्पियन, जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वहाँ पूरे राज्य की बागडोर उसके चाचा मिराज के हाथों में है। और जब मिराज का बेटा होता है तो वो अपने भतीजे कैस्पियन को मारने का आदेश देता है ताकि राजगद्दी पर उसके बेटे का अधिकार हो। पर इससे पहले ही कैस्पियन को उसका मेंटर डॉक्टर कॉर्लेनियस कहता है कि तुम जंगल में भाग जाओ और उसे एक हॉर्न भी देता है और कहता है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी इसे बजाना। और कैस्पियन वहाँ से भाग जाता है पर उसके चाचा मिराज के लोग उसका पीछा करते हैं और कैस्पियन जंगल में चला जाता है और वहाँ पर उसे 2 बौने आदमी दिखते हैं जो तलवार लेकर उसकी तरफ भागते हैं। पर वो उस हॉर्न को देख लेते हैं जो उसके पास था, इसीलिए उनमें से एक बौना जिसका नाम ट्रम्किन होता है उन लोगों की तरफ जाता है जो कैस्पियन का पीछा कर रहे होते हैं। और जब दूसरा बौना कैस्पियन की तरफ आता है तो वो डर जाता है और वो हॉर्न बजा देता है और इसके बाद वो बौना उसे बेहोश कर देता है। पर दूसरा बौना जिसका नाम ट्रम्किन है उसे किंग मिराज के लोग पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में चारों भाई बहन एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तभी इन्हें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस होता है और ये सब एक बार फिर नार्निया पहुँच जाते हैं और ये सब उस हॉर्न की वजह से हुआ होता है जो कैस्पियन ने बजाया था। ये चारों नार्निया पहुंचकर देखते हैं कि नार्निया पूरी तरह से तबाह हो चुका है पर अभी भी इनके कपड़े और हथियार वहाँ पर होते हैं जिन्हें पहन लेते हैं। वहीं जिस बौने ट्रम्किन को किंग मिराज के लोगों ने पकड़ा होता है वो उसे मिराज के पास ले जाते हैं। मिराज उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके मुताबिक नार्निया और नार्निया के सभी जीव खत्म हो चुके हैं। पर इसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि आज भी जंगल में नार्निया के लोग छुप कर रहते हैं। अब यहाँ संसद में कैप्सियन के गुम होने का सारा इल्जाम उसके चाचा मिराज पर होता है, इसीलिए वो उन्हें झूठ बोल देता है कि नार्निया के लोगों ने उसे अगवा कर लिया है और वो उन्हें सबूत के तौर पर ट्रम्किन को दिखा देता है और अपने आदमियों को उसे मारने का हुक्म देता है। और जब उसके आदमी उसे बांधकर नदी में डुबा रहे होते हैं तभी एडमंड, लूसी, पीटर, सुजैन उन्हें देख लेते हैं और वो मिराज के आदमी को मारकर ट्रम्किन को बचा लेते हैं। ट्रम्किन शुरू में उन पर विश्वास नहीं करता कि वो नार्निया के पुराने राजा रानी हैं, लेकिन बाद में उसे उन पर विश्वास हो जाता है और इसके बाद ये सब के सब आगे का सफर तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंस कैस्पियन को होश आता है तो उसके सामने वो बौना आदमी होता है जिसने उसे बेहोश किया था, जिसका नाम निकाब्रिक होता है और एक बैजर भी होता है जो इंसानों की तरह बोल सकता है। कैस्पियन उन्हें बताता है कि वो टेलमरीन का प्रिंस है और उसके चाचा उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को टेलमरीन का राजा बनाना चाहते हैं। इसके बाद कैस्पियन वहाँ से निकल जाता है लेकिन ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसने हॉर्न बजाया था और भविष्यवाणी के मुताबिक जब भी कोई उस हॉर्न को बजाएगा तो राजा रानी वापस लौट कर आएंगे। इसीलिए ये दोनों उसे कहते हैं कि हमें राजा रानी के लौटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी इनके ऊपर कुछ और लोग हमला करते हैं जो कि इसी के चाचा के लोग होते हैं जो इसे मारना चाहते हैं और अब ये सब वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बैजर को एक तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है। और जब कैस्पियन उसे बचाने के लिए जाता है तो वो सारे सैनिक उसके सामने आ जाते हैं और इससे पहले कि वो उसे मार दे वहाँ पर एक छोटा सा चूहा आता है जो कि एक योद्धा होता है और वो उन सारे सैनिकों को मार देता है। और इसके बाद ये तीनों के तीनों कैस्पियन को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर नार्निया के बहुत सारे लोग होते हैं। ये सब अजीब अजीब किस्म के जानवर होते हैं लेकिन ये सब बोलना जानते हैं और ये सब कैस्पियन के खिलाफ होते हैं। ये उसे मारना चाहते हैं क्योंकि इन्हीं के लोगों ने नार्निया को तबाह किया है, बर्बाद किया है। कैस्पियन बोलता है कि तुम मुझे उस चीज की सजा दे रहे हो जो मेरे पूर्वजों ने की है। तुम मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं टेलमरीन की राजगद्दी का उत्तराधिकारी हूँ और एक बार मैं राजा बना तो मैं हम दोनों के बीच में अमन बहाल करूंगा। और कैस्पियन की ये बात सुनने के बाद नार्निया के सभी सिपाही, सभी लोग उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि सबको आजादी चाहिए। ये कई 100 सालों से जंगलों में छुप रहे हैं और अब ये सब के सब आजाद होकर घूमना चाहते हैं। कैप्सियन बोलता है कि मिराज की सेना यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है, हमें हथियारों की और सेना की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए अब ये वहाँ से आगे का सफर तय करते हैं।
और आगे बढ़ते हुए इन्हें एडमंड, लूसी, पीटर, सुजैन और ट्रम्पकिन मिलते हैं और इसके बाद ये सारे के सारे मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर स्टोन टेबल है और स्टोन टेबल के ऊपर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये सारे के सारे सुरक्षित रह सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद पीटर बोलता है कि हमें मिराज पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि उसकी आधी फौज वहाँ से निकल चुकी है और किले में अभी फौज कम होगी तो हम किले पर कब्जा कर सकते हैं। हालांकि कैस्पियन इससे इत्तेफाक नहीं रखता, वो इस चीज के लिए मना करता है। लूसी कहती है कि हमें असलन का वेट करना चाहिए, लेकिन पीटर कहता है कि हम असलन का पहले बहुत इंतजार कर चुके हैं और अब हम मिराज के किले पर हमला करेंगे और उसे जीत लेंगे। और इसके बाद ये सभी के सभी मिराज के किले की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन किले की दीवारें बहुत ऊंची है और उन्हें पार करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए इनमें से कुछ लोग उड़ते हुए पंछियों के साथ किले के अंदर चले जाते हैं ताकि ये अंदर से दरवाजे खोल दें और ये ऐसा ही करते हैं, अंदर के सारे दरवाजे खोल देते हैं और इसके बाद इनकी पूरी सेना अंदर आ जाती है और मिराज की सेना के साथ इनका युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ पे कैस्पियन को ये भी पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उसके पिता को उसके चाचा मिराज ने मारा था। अब जब अंदर युद्ध चल रहा होता है तो एक पल ऐसा आता है कि किले का वो दरवाजा जिसे खोलकर ये अंदर आए थे वो बंद होना शुरू हो जाता है, लेकिन इन्हीं में से एक उस दरवाजे को पकड़ लेता है और पीटर सबको बोलता है कि वापस जाओ और सब के सब उस दरवाजे से बाहर जाना शुरू करते हैं क्योंकि अंदर अगर ये फंस गए तो ये सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन उस दरवाजे से सब के सब बाहर नहीं निकल पाते और जो लोग अंदर रह जाते हैं उन्हें बुरी तरह से मार दिया जाता है और बाकी सब के सब वापस लौट जाते हैं। वापस आने के बाद पीटर और कैस्पियन के बीच में झगड़ा होता है क्योंकि जब कैस्पियन को ये पता चला कि उसके पिता को उसके चाचा मिराज ने मारा है तो वो गेट छोड़कर उन्हें मारने चला गया था, जिस वजह से इनकी पूरी रणनीति बदल जाती है। यहाँ पर ट्रम्पकिन भी बहुत बुरी तरह घायल होता है, लेकिन लूसी के पास वो दवा होती है जो उसे सेंटा ने दी थी और वो उसे वो दवा पिलाकर बिल्कुल ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिराज जो अभी तक राज्य की देखभाल करता था उसे वहाँ का राजा बना दिया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि कैस्पियन नार्निया वालों के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहा है और अब इनका नदी में वो पुल भी बन चुका है जिसे पार कर ये नार्निया तक पहुंच सकते हैं और इनकी पूरी सेना अब नार्निया की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। वहीं नार्निया में वो बौना जिसका नाम निकाब्रिक है, जिसने कैस्पियन को बेहोश किया था, वो उसे कहता है कि तुम्हारे राजा रानी कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी आधी सेनाएं मर चुकी है और जो बची है वो भी मर जाएगी, लेकिन हम तुम्हें वो दिलवा सकते हैं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें तुम्हारे चाचा का खून चाहिए और हमें भी, तुम्हें तुम्हारी राजगद्दी चाहिए। और इसके बाद वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ पर व्हाइट विच कैद होती है। व्हाइट विच उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे खून की एक बूंद चाहिए, उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और जो तुम चाहते हो वो सब कुछ होगा। हालांकि कैस्पियन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन व्हाइट विच उसे अपने वश में कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके खून की बूंद से आजाद होती, वहाँ पर पीटर, एडमंड और ट्रम्पकिन आ जाते हैं और वो निकाब्रिक को मार देते हैं और उस बर्फ की वॉल को भी तोड़ देते हैं जिसके अंदर व्हाइट विच कैद होती है। वहीं दूसरी तरफ मिराज की सेना इन तक पहुंच चुकी है और अब एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और नार्निया के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है कि वो मिराज का सामना कर पाए, इसीलिए अब इन्हें असलन की जरूरत है। लूसी और सुजैन ये फैसला करते हैं कि वो जंगल में जाकर असलन को ढूंढेंगे, उसे बुलाएंगे। इसीलिए कैस्पियन इन्हें एक आइडिया देता है। वो कहता है कि मिराज भले एक राजा है लेकिन वो भी रीति रिवाजों से बंधा हुआ है। अगर हम उसे अकेले में राजा पीटर के साथ युद्ध करने के लिए ललकारें तो शायद मना न कर पाए, और ये ऐसे ही करते हैं। ये मिराज के पास एक संदेश लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे बीच में और राजा पीटर के बीच में युद्ध हो और इसमें जो जीतेगा उसकी इस युद्ध में जीत होगी और दूसरी सेना को समर्पण करना पड़ेगा, इससे हमारे सैनिक नहीं मरेंगे। हालांकि मिराज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मिराज ऐसा करे क्योंकि वो मिराज को पसंद नहीं करते। और इसके बाद मिराज के बीच में और पीटर के बीच में युद्ध होता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन और लूसी गहरे जंगल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मिराज के लोग उनका पीछा करते हैं और इसीलिए सुजैन को उतरना पड़ता है और वो लूसी को कहती है कि तुम्हें अब आगे का सफर अकेले तय करना पड़ेगा, और वो मिराज के सभी लोगों को मार देती है और लूसी गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पीटर और मिराज की लड़ाई में पीटर की जीत और मिराज की हार होती है, लेकिन वो उसे खुद नहीं मारता बल्कि वो ये मौका कैस्पियन को देता है क्योंकि मिराज ने कैस्पियन के पिता को मारा होता है। लेकिन कैस्पियन भी अपने चाचा को नहीं मारता, वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बख्श तो दी, लेकिन मैं नार्निया को उनका मुल्क वापस लौटा के रहूंगा। और वो उसे छोड़ देता है।
तभी वहाँ पर मिराज का एक आदमी आता है और वो उसे सुजैन के तीर से चुपके से मार देता है, जो तीर उसके हाथ में होता है, और अपनी सेना को बोलता है कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे बादशाह को मार डाला। और अब टेलमेरिन की पूरी सेना नार्निया पर हमला कर देती है और इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूसी गहरे जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे असलन दिखता है। वो असलन को बोलती है कि तुम पहले क्यों नहीं आई। असलन बोलता है कि समय की धारा हमारे हिसाब से नहीं बहती। लूसी असलन से पूछती है क्या अगर मैं पहले यहाँ पर आती तो हम सारे नार्नियंस को बचा पाती। असलन कहता है कि क्या होता क्या नहीं होता इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसके बाद वो एक जोर से दहाड़ मारता है और जंगल के सभी पेड़ जो अभी सोए होते हैं, जो किसी वक्त पर जागा करते थे और नार्निया पर हमला करने के बाद जो हमेशा के लिए खामोश हो गए, वो सब के सब जाग जाते हैं। और पेड़ों के जागने के बाद ये सब टेलमेरिन की सेना पर हमला कर देते हैं और टेलमेरिन की सेना पेड़ों के सामने टिक नहीं पाती, इसीलिए वो नदी की तरफ भागती है। और जब ये सब नदी पार कर रहे होते हैं, तभी नदी में एक बहुत बड़ी लहर आती है और वो लहर इन सब को बहा के ले जाती है। और इस तरह से टेलमेरिन की सेना नार्निया से हार जाती है और इस युद्ध में नार्निया की जीत होती है। इसके बाद कैस्पियन ये ऐलान करता है कि नार्निया की सरजमी पे नार्निया के लोगों का हक है। जाते हैं और अब एडमंड, लूसी, सुजैन और पीटर को भी वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि नार्निया में उनका वक्त खत्म हो चुका है। हालांकि वो वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सुजैन को और कैस्पियन को आपस में प्यार होता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। और इसके बाद वो उसी रास्ते से जो पेड़ के बीच से बना होता है, वो अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और वो उसी जगह पर, उसी रेलवे स्टेशन पर आते हैं जहाँ पर ये अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और हॉर्न बजने की वजह से नार्निया पहुँच गए थे। अभी भी इनकी ट्रेन यहाँ पर नहीं आई होती, यानी कि इस दुनिया में कुछ ही पल बीते और कुछ ही पलों बाद यहाँ पर इनकी ट्रेन आ जाती है और ये सब के सब उस ट्रेन में बैठकर आगे निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 7 मई सन 2008 को रिलीज हुई थी। ये एक बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस पूरी फिल्म का बजट था $225 मिलियन और इसने कमाई की थी $419 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।